नमस्कार, आपके पसंदीदा कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। वादों की बौछार है, नारों की बरसात, ये मौसम की बात है, बाद किसे है याद। जी हां, आज हम बात करेंगे होने वाले विधानसभा चुनाव की और इसके मद्देनजर होने वाले ताबड़तोड़ योजनाओं के ऐलान की, और भी खासकर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को एक बड़ा चुनावी दांव खेला। कैबिनेट की बैठक में अखिलेश यादव ने 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी। ठीक एक दिन पहले बुधवार को अखिलेश यादव ने महज 4-5 घंटे में 300 परियोजनाओं की घोषणा की, जितनी 5 साल में भी नहीं हुई, और लागत भी करीब 50,000 करोड़ रुपए से अधिक। पूर्वांचल एक्सप्रेस का भी शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। दावा किया जा रहा है कि अब पूर्वांचल से दिल्ली दूर नहीं होगा, लेकिन असल निशाना लखनऊ है। कहते हैं दिल्ली का रास्ता लखनऊ से गुजरता है, और सियासी दलों के लिए दिल्ली तब तक दूर रहती है जब तक लखनऊ की सियासत पर दबदबा कायम न हो जाए। एक के बाद ताबड़तोड़ सियासी ऐलान, और इसके बाद जनता ही नहीं, सियासी पार्टियां भी इससे भौचक हैं और इन वादों के आधार पर अपने सियासी घोषणा पत्र को तैयार करेंगी और आगे की राजनीति और रणनीति बनाएंगी। यूं तो राजनीति में वादे करना और वादों के रथ पर सवार होकर सत्ता हासिल करना भारतीय राजनीति का चलन है, लेकिन अब चलन बदला है। वादे पूरे न कर नए वादे कर देना राजनीतिक दलों की आदत है। सियासी चलन तो ये भी है, लेकिन जनता के जहन में अब बदलाव आया है। जनता देखना चाहती है कि इन वादों पर कितना एतबार किया जाए। जनता ये भी जानना चाहती है कि पुराने वादे कितना पूरे हुए, और साथ ही साथ अब विकास की राजनीति भी मुख्य धारा में आई है। आज हम आमने सामने इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या बस चुनाव के लिए ही वादे होते हैं, या फिर उनके पूरा करने की प्रतिबद्धता भी राजनीतिक दलों में होती है, या फिर यूं कहें कि बस केवल ये मान के चलें कि वादे हैं, वादों का क्या। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, राज्य के सत्तारूढ़ दल के सपा के प्रवक्ता हैं आसिम वकार साहब, जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे। भाजपा के गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ यूपी की सियासत पर करीबी नजर रखने वाले और यूपी से ताल्लुक रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं लखनऊ, जहां मौजूद है सपा के प्रवक्ता वकार साहब। कल 4-5 घंटे में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं, 4-5 घंटे में 300 से अधिक परियोजनाएं। पूर्वांचल एक्सप्रेस कहते हैं दिल्ली दूर नहीं, असल निशाना लखनऊ है। 5 साल में क्या किया कि इतनी हड़बड़ी में काम हो रहा है? जो 5 साल में हमने काम किया वो जमीन पर दिखा, आवाम को दिख रहा है। जिसने हमको वोट देकर सरकार बनाई थी, जिसने अपना भरोसा हमको दिया था, जिसने अपनी मोहब्बतों के साथ अखिलेश यादव जी को वोट देकर सरकार में लाए थे, वो लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी सरकार है जो शिलान्यास भी करती है और उद्घाटन भी करती है। और हम लोग जबान से उद्घाटन नहीं करते हैं, ना ही हम शिलान्यास तो जबान से करते हैं, लेकिन हम उद्घाटन जबान से नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में और समाजवादी पार्टी में और बहुजन समाज पार्टी में जब लोग देखेंगे, रखकर मुतालबा करेंगे कि आपस में कौन सही और कौन गलत, तो लोगों को साफ तौर से दिखाई पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश को अगर कोई विकास की राह पर लेकर गया है तो वो है समाजवादी पार्टी के बेहतरीन आला तरीन मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव जी। आप देखिए, जब 2012 में सरकार बनी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी, उस वक्त उत्तर प्रदेश के हालात बदतर नहीं, बदतरीन हालात थे उत्तर प्रदेश के। और उन हालात में काम करना, साल भर 6 महीने तो लग गए खाली चीजों को सही करने में, सजोने में, और उसके बाद से जो घोषणाएं शुरू हुई थी और जो शिलान्यास हुए थे, आज वो मुकम्मल तौर पर जमीन के ऊपर पूरे हो रहे हैं। जी, हम पुरानी घोषणाओं की भी हम चर्चा करेंगे वकार साहब, जो इससे पहले भी हम करेंगे। जी, हम भाजपा से प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि प्रदर्शन के आधार पर सपा वोट मांग रही है, आप परिवर्तन के आधार पर चुनाव में जा रहे हैं, लंबा वनवास रहा है सत्ता से। किस रूप में देखते हैं सपा के रिपोर्ट कार्ड को और मौजूदा घोषणाओं को? नहीं, देखिए, सपा का रिपोर्ट कार्ड या मियां मिट्ठू बन ले, उससे कुछ नहीं होगा। कल जो 13 जगहों पे 5,000 से भी ऊपर इन्होंने एक साथ झटके में इतने जो उद्घाटन किए हैं, इससे कुछ होता नहीं है। यह केवल उन योजनाओं को जमीनी लाने में ना इनके पास उतने रिसोर्सेज हैं, ना उतनी टाइम है, और ना उस तरह की इनके कमिटमेंट है। अगर आप पीछे देखें तो जनता आज यूपी की क्या देख रही है? वो देख रही है कि परिवार आपस में लड़ रहा है,
परिवार में यह तक नहीं है कि भाई भाई एक परिवार का एक तो सत्ता, वो परिवार को साथ नहीं रख पाएंगे तो प्रदेश को क्या साथ रख पाएंगे। कैसे हमने देखा मथुरा में जमीन को कब्जाने का काम किया, उगाही का काम हो रहा है। राज्य की जो हालात है लॉ एंड ऑर्डर की वो कितनी खराब है, इंडस्ट्री वहां से बंद हो रही है। पावर की सिचुएशन, मैं नोएडा रहता हूं, 10-10 घंटे की लोड शेडिंग होती है। केंद्र सरकार बिजली देने को तैयार है, प्रदेश के पास पैसा देके उस बिजली को खरीदने के लिए पैसा नहीं है। यह तो हालत इन्होंने आर्थिक हालात उसकी स्टेट की ये कर दी, और अब 50,000 करोड़ के ये झूठे वादे, और ना समय है ना पैसा है। और ये पूरी जानकारी के साथ बैठा कीजिए गोपाल कृष्ण जी, इस बात को पूरी जानकारी। एक आसिम वकार साहब 18 से 20 घंटे की लाइट हम दे रहे हैं, आपको पूरा बोलने दिया था, तो ऐसा झूठ बोलना जो पकड़ा जाए। वकार साहब, हम एक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं रामकृपाल जी, उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं, काफी करीबी नजर गृह राज्य है इनका। रामकृपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, कहावत अपने यहाँ की जब नजदीके चुनाव आवत है, भात मांगा पुलाव आवत है। बिल्कुल, देखिए ये तो होता ही है। बेसिक बात यह है कि जो भी अखिलेश जी कर रहे हैं वो कोई ऐसा नहीं कि अखिलेश जी पहली बार ऐसा कर रहे हैं। ये सत्ता में जो भी रहता है वो एक तरह से उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में परंपरा है, वो केंद्र में भी यही रहा है, स्टेट में भी है। देखिए, आप यूपीए को सोचिए, 10 साल वो रहे, 10 साल में लैंड बिल, फूड सिक्योरिटी बिल, ये हमेशा ये होता है कि जितना 5 साल में आपने 10 साल में किया नहीं, तो आकलन ये होता है कि पता नहीं आए कि ना आए, तो कुछ चीज़ों की घोषणाएं कर दो, वादे कर दो, और उसमें से कुछ का शिलान्यास कर दो, ताकि ये रहेगा कि आने वाली सरकारों के लिए हम आए तो बहुत अच्छा है, दूसरा कोई आए तो उसके लिए एक मुसीबत होती है। जैसा कि बीजेपी वाले बहुत बखूबी जानते होंगे, केंद्र में फूड सिक्योरिटी बिल हुआ, लैंड बिल पर क्या क्या नहीं हुआ। तो ऐसा है, देखिए अखिलेश जी भी जो उन्होंने किया है 5 साल में, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन जनता को तो इससे फायदा होता है कि कुछ चीजें आप कम से कम वादों को छोड़ दीजिए, तो जो शिलान्यास हो चुका है ये अच्छी चीज होती है कि वो जो आने वाली सरकार, अखिलेश जी अगर आते हैं तो बनवाएंगे, दूसरी सरकार आएगी तो उसके लिए धर्म संकट होता है, शिलान्यास हो गया है। तो ये सियासी एक तरह से दांवपेच की भी होती है कि ये काम जिसका शिलान्यास हो गया उसका कभी न कभी उद्घाटन भी होगा। हो सकता है ये सरकार करे नहीं, कोई अगली सरकार आए, तो जनता का इसमें फायदा होता है। और मैं बता दूं, 5 साल जो भी सरकारें काम करती हैं वो अच्छा काम करती ही इसलिए है कि जनता खुश हो और उसको दोबारा चुन करके सत्ता में भेजे। कोई सरकार जनता को नाराज करने के लिए कोई काम नहीं करती है। नाराज जनता हो जाए अलग की बात है उसकी विफलता से, लेकिन ये सोच के नहीं करती है। तो उसी श्रेणी में अखिलेश ने भी जो कुछ किया है, मैं तो एक बात कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में ये पूर्वांचल वाला जो था, ये मायावती के जमाने का उनका कंसेप्ट था, लेकिन आज उसका शिलान्यास हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति होने के नाते मैं कहता हूं ये जनता के लिए बहुत अच्छा होगा। उसको अखिलेश बनवाए, बीजेपी बनवाए या मायावती जी बनवाए, जो बनवाए, कहीं ना कहीं पूर्वांचल का विकास आज उन्होंने शिलान्यास किया है, उससे एक बड़ा फायदा होगा। हम वकार साहब के पास जाएंगे क्योंकि लखनऊ में उनको जल्दी है। गोपाल जी लखनऊ जाएंगे, दोबारा आपसे लेंगे हम, एक बार लखनऊ जाएंगे प्लीज, हम एक बार लखनऊ जाएंगे। तो चुनावी वादे हैं या फिर वादे हैं, वादों का क्या, इस पे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आमने सामने। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। अरे सुबह सुबह इतनी जल्दी मचा रखी है। हाँ बाय पापा। आप में से कौन कौन विदेश में हायर स्टडीज के लिए लोन लेना चाहता है? मैडम इंटरेस्ट कितना होगा? जो भी अल्पसंख्यक स्टूडेंट विदेश में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी जैसी हायर स्टडीज के लिए लोन लेना चाहता है, उसके इंटरेस्ट पर सरकार सब्सिडी दे रही है। यानी आपके एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट अब सरकार चुकाएगी। मदद हमारी, मंजिल आपकी। नहीं यार, अब ये रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, कंप्लेन तो करनी पड़ेगी।
तू पागल हो गई है क्या? सीनियर से पंगा लेगी तो तेरा और बुरा हाल करेंगे। नो यार, हेल्पलाइन नंबर है, I'm sure they'll help. हेल्पलाइन नंबर से कभी किसी को हेल्प नहीं मिलती। At least we should try. आपकी थोड़ी सी हिम्मत और एक कंप्लेंट की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यूज हेल्पलाइन, इट हेल्प्स। आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है, पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, वो देखो। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। मदद हमारी, मंजिल आपकी। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. प्रिया दीदी, आज आप क्या खरीद रही हो? स्नैक्स। और आप क्या पढ़ रही हो? मैं कस्टमर केयर का नंबर देखती हूँ ताकि सामान में कोई भी गड़बड़ होने पर मैं कंपनी को कॉल कर सकूँ। इसके बाद मैं पोषण से जुड़ी जानकारी देखती हूँ और मैं इसमें शामिल चीजों की लिस्ट भी जांचती हूँ। और अब तुम अपने दोस्तों को भी इस सारी जानकारी के बारे में बता सकती हो। जागो ग्राहक जागो। आमने सामने के बाद फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं लखनऊ से वकार साहब, राम कृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण। आप ये कह रहे थे कि बहुत सारी योजनाएं पूरी भी हुई हैं। अगर देखें तो जो कन्नौज आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है उस पर हवाई जहाज तो आपने उतार दिए, वहां से टेक ऑफ लैंडिंग की बड़ी भव्य आपका कार्यक्रम हुआ, लेकिन गाड़ियां आज तक नहीं उतर पाई वकार साहब। हाँ, पूर्वांचल का विकास के नाम पे ये जो हो रहा, आजमगढ़ तक जुड़ेगा ये रास्ता, कहीं ना कहीं उपेक्षित रहा है ये पूरा। लेकिन घोषणाएं हवा हवाई मानते हैं या फिर अमली जामा भी पहनाया जा सकेगा? पहले के घोषणा पत्र में भी आपसे बात करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिससे हमारी लड़ाई है वो एक ऐसी पार्टी है हिंदुस्तान की। वकार साहब, आप अपने बारे में बोलिए ना। बोले तो हमारे टाइम पे भी बीच में बोल देते हैं। गलत नीतियों की वजह से वकार साहब, आप जानी जाती है। मुझे हाँ, तो आप बोलिए, खूब बोलिए। आप तो मैं बोल रहा था, आप बीच में। गोपाल जी बोलने दीजिए, हम आपके सवाल पे आएंगे। गोपाल जी बोलने दीजिए। जी वकार साहब बोले। वो क्यों बोले फिर उनसे? अरे वकार साहब बोले। तो गुजारिश गोपाल जी आपसे भी यहाँ मेज पे खड़े होकर डांस करने लगिए। वकार साहब आप कंटिन्यू रखें, बोले। हम लोग देखेंगे बैठ के डांस आपका। आप डांस कीजिए, बढ़िया लगेगा मुझे देखने में। हम भी देखेंगे, राम साहब बोले देखेंगे, एंकर साहब भी देखेंगे और देश भी देखेगा कि बीजेपी नाच रही है। आपका तो देख ही रहे हैं अभी। विषयांतर हो जाएगा। वकार साहब आपसे ये जानना चाह रहे थे, आप कह रहे थे कि पहले के घोषणा पत्र, समाजवादी पार्टी में सिर्फ इतना सा फर्क है बीजेपी में और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी में और समाजवादी पार्टी में सिर्फ इतना सा अंतर है कि हम जो कहते हैं हम उसे करके दिखाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो 2-3-4 महीने साल भर के बाद कहती है कि साहब हमने झूठ बोला था, हमने तो जुमला बोला था, हम करेंगे ऐसा कुछ। अच्छा वकार साहब, एक आपसे सवाल पूछेंगे। पहला आपका इससे पहले का घोषणा पत्र था जो साल 2012 का, जो घोषणा पत्र में वादे नहीं किए थे वो भी करके दिखाए। और आज हिंदुस्तान की कुल आवाम, सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, हिंदुस्तान की कुल आवाम इस बात पे यकीन करती है कि अगर अखिलेश यादव जी ने कोई वादा कर लिया है तो वो पूरा जरूर होगा। और हमारी इसी खूबी से, माननीय मुख्यमंत्री की इसी खूबी से प्रधानमंत्री जी थर-थर हिल रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछेंगे, आपसे वकार साहब एक सवाल पूछेंगे। साल 2012 का सपा का घोषणा पत्र है मेरे हाथ में। की बात बताइए, विषयांतर हो जाएगा। हम हमारे हाथ में आपका कानून बनाए, हमारे हाथ में आपका 2012 का घोषणा पत्र है। उस घोषणा पत्र में आपने साफ तौर से वकार साहब घोषणा की थी। अपने जहन पे भरोसा नहीं है, ऐसी तंजीम लेकर आप आए हैं। वकार साहब 2012 के घोषणा पत्र की मैं बात कर रहा हूं। उस घोषणा पत्र में आपने कहा कि 25 साल से ज्यादा उम्र के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे।
2012 के घोषणा पत्र में आपने कहा कि वकीलों के लिए पेंशन होगी, किसानों के लिए 4% पे ब्याज कर्ज होगा, 65 साल से उम्र के ज्यादा लोगों को पेंशन होगी, किसानों को 5 लाख का इंश्योरेंस होगा, ठेला गुमटी लगाने वालों के लिए आप पक्की दुकान देंगे। इन 4-5 में एक भी आप पूरा कर पाए हैं? अगर चुनावी घोषणा पत्र की बात करें 2012 में ऑन रिकॉर्ड है। वकार साहब, सर जवाब सुन लीजिए, सर सुन लीजिए जवाब। हमने आगरा एक्सप्रेसवे का वादा घोषणा पत्र में नहीं किया था। हमने जो घोषणा किए थे उन पे आइए, जो आपने नहीं किया वो अलग है। जो घोषणाएं थी अपने घोषणा पत्र में नहीं दी थी। आशंका यहाँ होती है कि अभी जो आप घोषणा कर रहे हैं वो भी पूरा होगा कि नहीं? 55 लाख से ज्यादा महिलाओं को हमने महिला पेंशन से नवाजा है और वो उसका फायदा उठा रही हैं। आप इस बात को क्यों भूल रहे हैं? आपको इस बात को भी देखना होगा। ये जो चुनावी वादों की तरह ही इनके ये जो जुमले ये है, ये कुछ नहीं करने वाले। अगर ये इन्होंने भूमि पूजन करने थे तो 4.5 साल बाद क्यों कर रहे? इनका कोई उद्देश्य नहीं था सपा का कि इन प्रोजेक्ट्स को केवल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए अनाउंस किए। 4.5 साल बाद जब इनकी हारने की अब निश्चित हो गया है कि ये दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे, अब ये घोषणा कर रहे हैं। ये आगरा एक्सप्रेसवे जो है ये आपको बेवकूफ बनाने वाला प्रोजेक्ट दिखता है। आपने लखनऊ मेट्रो आपको ये बेवकूफ बनाने वाला प्रोजेक्ट दिखता है। तो आप बात करते हैं आप वकार साहब 5 साल पहले क्यों नहीं इनकी घोषणा की? इनकी भूमि पूजन और स्थापना 5 साल पहले करते। रामकृपाल जी, आप एक निरपेक्ष टिप्पणी करें दोनों राजनीतिक दलों के दावों पर। है बात, इन्हें सारे इस पूरा उत्तर प्रदेश में ना फाइनेंशियल बैंकरप्सी है, भ्रष्टाचार की हालत बुरी है। एक टिप्पणी रामकृपाल जी से लेंगे। गोपाल जी क्या करेंगे? केवल जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ये वादे कर रहे हैं, इससे जनता बेवकूफ नहीं। निरपेक्ष टिप्पणी लेंगे रामकृपाल जी। मैं एक बात देखिए, एक जो आगरा एक्सप्रेसवे बना है लखनऊ आगरा, निश्चित तौर पर ये कागज पे उतर गया है और शायद वो शुरू होने वाला भी है। नहीं, मैं देखिए ये बोलने दें। और ये ऐसे समय में शुरू किया गया था जब इस पूरे देश में लैंड बिल को लेकर के, भूमि को अधिग्रहण को लेकर आंदोलन चल रहा था और रिकॉर्ड समय में ये पूरा हुआ है और कहीं से किसी तरह की छिटपुट वायलेंस की भी खबर नहीं आई। मैं पार्टी से अलग होकर के जो क्रेडिट है वो देनी चाहिए, लेकिन ये भी जो आपने गिनाए ये भी सही बात है। हकीकत ये बताऊं कि किसी भी नेता को घोषणा पत्र चुनाव के बाद याद नहीं रहता है। बाकी जितनी चीजें आपने कही हैं ये सब पार्टियों का यही हाल है, किसी को याद नहीं रहता है। निश्चित तौर पर कुछ उनकी उपलब्धियां हैं, लेकिन 4 साल मैं फिर कहूंगा अखिलेश के जो शुरू के 4 साल रहे हैं वो छोड़ दीजिए। अखिलेश का रिवाइवल जो हुआ है वो इस आखिरी साल में हुआ है, अंतिम साल बिल्कुल अंतिम 6 महीने 8 महीने में कह दूं तो अब अखिलेश जी है। अखिलेश जी निश्चित तौर पर एक फाइट में है, लेकिन मैं बता दूं उत्तर प्रदेश में तीनों पार्टियां जो हैं कोई निश्चिंत नहीं है, उसमें से सबकी हालत खराब है, सब हिले हुए हैं, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार ये ट्रायंगुलर फाइट होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। समयाभाव है लखनऊ के अतिथि का, मेहमान का। हम एक बार फिर लखनऊ चलेंगे। वकार साहब, एक सवाल आपसे और पूछेंगे। आप कहते हैं लैपटॉप दिया, इसके बाद स्मार्टफोन देंगे, फ्री डेटा भी देने के लिए कह सकते हैं। पहला सवाल, यूपी की जनता को फ्री डेटा चाहिए या फिर फ्री में आटा चाहिए, जो वहां की बुनियादी जरूरत है, गरीबी जो है, जो वहां की मुफलिसी है, नंबर 1। नंबर 2, खुद मुलायम सिंह कई बार फटकार चुके हैं आपके मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल को। नंबर 3, 5 महीने के अगर आंकड़े देखें तो 1012 रेप, 4520 महिलाओं के साथ अत्याचार, डकैती तकरीबन जो है 1386 लूट, 86 डकैती, वो भी तब जब यूपी में डकैती को लूट दिखाया जाता है, लूट को चोरी दिखाई जाती, चोरी को गुमशुदगी दिखाई जाती। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है वकार साहब। नहीं, देखिए कानून व्यवस्था का जहां तक आपने बात की है, 22 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है और 22 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश 1.5 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश से बहुत पीछे है अपराध में। आप दिल्ली के अपराध की तुलना अगर उत्तर प्रदेश से कीजिएगा जी तो आप दंग रह जाएंगे। आप मध्य प्रदेश की तुलना अगर उत्तर प्रदेश से कीजिएगा तो भी आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। लेकिन राजस्थान छोटा प्रदेश है। आरोप ये लगता है कि यही अपराध का ग्राफ दूसरी सरकारों में गिर जाता, सपा में बढ़ जाता है वकार साहब। राजस्थान बहुत आगे, चाहे बलात्कार हो चाहे नहीं, कोई अपराध का ग्राफ नहीं बढ़ा हुआ है। अपराध का ग्राफ देखिए, हम ये नहीं कहते कि हम अपराध मुक्त हैं, हम अपराध मुक्त नहीं हैं, हम अपराध मुक्त कराना चाहते हैं, लेकिन बाकी जो प्रदेश है, बीजेपी शासित प्रदेश है, उन पर भी अगर नजर डालेंगे आप तो फिर आप उत्तर प्रदेश को अपराध में बहुत
कमतर पाएंगे, पीछे पाएंगे बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों के। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात बताने जा रहा था, अभी आपने इंक्रोचमेंट की बात की थी, ठेला गुमटी की बात की थी। मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता को बता रहा हूं कि एक साहब ने मुख्यमंत्री जी से कहा कि साहब ये इंक्रोचमेंट जो है इसके बारे में कुछ सोचिए, इसकी वजह से जाम लगता है, इसको हटा दीजिए। तो मुख्यमंत्री जी मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरा दिल ये कहता है कि ये वो गरीब लोग हैं जिनके पास रोजगार की जगहें नहीं है, ये रोजगार करके अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, और जब तक मैं इन लोगों को कहीं मुकम्मल तौर से अच्छी जमीनें देकर इनके रोजगार वहां उनको मुहैया नहीं करा दूंगा, तब तक मैं इन्वेस्टमेंट नहीं हटाऊंगा। इसीलिए जनता जनार्दन ऐसी सोच वाला स्थितियों को देखते हुए जो नीचे से लेकर ऊपर तक सबके बारे में सोच रहा है, सरकारों को जनादेश देती है निश्चित तौर से। वकार साहब, आपको जल्दी है, बहुत बहुत शुक्रिया लखनऊ से हमसे जुड़ने के लिए। हम चर्चा फिलहाल जारी रखेंगे। रामकृपाल जी, आपसे जानना चाह रहे थे, ये जो पूरी परिस्थितियां हैं, कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है। बिजली हाफ, कर्जा माफ, अलग अलग तरीके के जुमले। अच्छा, ये जुमले जो है आज से नहीं, जेपी के संपूर्ण क्रांति से चलते हुए अलग अलग रूप में बदलते हुए आए। ये हमेशा होता है। मैं कहावत है ना, मरता क्या न करता जी। इलेक्शन से पहले हर आदमी को लगता है कि कहीं नैया डूब न जाए, तो वो एक होता है कि एक कहावत ये भी है ना कि जब ऊंट किसी का खो जाता है तो उसको घर के बर्तनों में भी लोग ढूंढते हैं जी। किसी तरह विनेबिलिटी इज द ओनली फैक्टर। जीत कैसे मिले उसके लिए हर पैमाना, लालच, नारे, सब जगह ये दिए जाते हैं। लेकिन देखिए, ये जनता आजकल क्या है कि नेता नारे नहीं तय करता है, आप कुछ भी करें, एजेंडा जनता खुद तय करती है जी। जो जनता है वो देख रही है कि किस किस वो चीज पर समाजवादी पार्टी का जो माइनस पॉइंट जिसको कहते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर है। एक दिमाग में परसेप्शन लोगों को है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। और मैं फिर कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में मुख्य मुद्दा होगा रोटी और बेटी। रोटी विकास का प्रतीक है, बेटी लॉ एंड ऑर्डर का प्रतीक है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों पैमानों पर तौला जाएगा। तो अब आने वाले समय में क्या होता है नहीं होता है, लेकिन ये जो नारेबाजी है, जाहिर सी बात है इसमें कहीं ना कहीं होता है कि वोट तो प्रमुख है, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतें और जनता को कैसे लुभाएं, यही होता है। और ये हर पार्टियां करती है, इसलिए मैं कोई समाजवादी इसमें एक्सेप्शन नहीं है जी। गोपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर बात करें तो यूपी में कम से कम सपा के सामने एक युवा चेहरा, कार्य करने वाला मुख्यमंत्री उनके हिसाब से, जिसने 5 साल में अपना रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने रखा। लेकिन आपके साथ ये दिक्कत है कि लंबे समय से सत्ता से वनवास रहा, आपके पास कोई साफ चेहरा नहीं। ऐसी बात नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा इसलिए ये है कि वो चाहते हैं हम लोग कि जो पार्टी में जो बाद में जीत के आए वो लोग चुने। और यह कई जगह हो चुका है, महाराष्ट्र में देखा और भी जगह देखा कि अगर वो डेमोक्रेटिकली वो बेटर है। और आज जो हमारे सामने महत्वपूर्ण बात है, हम जो विकास की राजनीति करना चाहते हैं, जो देश में कानून व्यवस्था, जो है इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल थ्रेट्स, जो विघटनकारी राजनीति से अलग हटके एक जो विकास और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, गरीबों के लिए विकास की योजना है, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी के जो स्कीम्स हैं, जो उनके जो रास्ते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और उनको लेके जाना चाहते हैं, उस डेवलपमेंट मॉडल को लेके जाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये संवेदनशीलता की बात करते हैं। आप देखिए आजम खान ने बुलंदशहर के जो कांड के बारे में क्या कहा, जो मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये ऐसे। रामकृपाल जी से टिप्पणी लेना चाहेंगे, 2014 का अगर चुनाव देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति कहीं जातिवादी राजनीति जानी जाती थी, परिवारवाद होता था, वंशवाद होता, भाई भतीजावाद होता था, ये सब हटा के उन्होंने एक विकास, सबका साथ सबका विकास जिसको कहा। अब परिवारवाद की राजनीति करने वाले, वंशवाद की राजनीति करने वाले जैसे डायनेस्टी जो पारिवारिक राजनीतिक घराने हैं, क्या वो विकास जैसे समग्र विकास के मुद्दे पर वापस लौट रहे हैं? देखिए, एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि अब 2014 में इस देश की जनता ने ये बता दिया था, वो क्षेत्रीयता, जातीयता और धार्मिकता तीनों से ऊपर उठ करके उसने वोट दिया था। हमें नहीं बोलना चाहिए कि हिंदुस्तान की आबादी का 65% जो है वो युवा है जी। युवा के सरोकार पुरानी पीढ़ियों के सरोकार से बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें देखिए, उसमें जो एक चीज ये है कि वो विकास के नाम पर वो आया था बेसिकली, क्योंकि देखिए सारी चीजें कहीं ना कहीं जाकर के विकास से जुड़ती हैं। जिन योजनाओं की भी आप बात कर रहे थे, सारा का सारा मुद्दा विकास का ही है। आप विकास हो, और मैंने आपसे कहा कि एक विकास हो, लेकिन विकास शांति और सौहार्द के माहौल में हो। इसलिए मैंने जो बेटी का कहा
कि एक गांव में ये होता है कि शाम तक सबको ये पता होता है कि बेटी बाहर गई है, शाम को वो घर लौट आएगी। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि विकास और कानून व्यवस्था ये दो मुद्दे होते हैं। ये दो मुद्दे युवा के लिए भी उतने महत्वपूर्ण है, बुजुर्ग के लिए भी उतने महत्वपूर्ण है, बच्चे के लिए भी उतने महत्वपूर्ण है। तो लेकिन जैसा कि अब देखिए, जो मोदी जी ने इधर कुछ सवाल जो कुछ नए कदम उठाए हैं, केंद्र की नीतियों का भी उत्तर राज्यों पर बहुत असर पड़ता है। 2014 का जो चुनाव था इसका गवाह है। जो चेहरे की कमी है वो उसकी भरपाई आप देखते हैं? नहीं, मैं चेहरे को देखिए, चेहरा जो आपने कहा था, मैं तो ये कहता हूं बीजेपी ने 6 स्टेट में से 4 स्टेट उसने जो है नकाब पहन के जीता। तो जहां आप नकाब पहन के मुख्यमंत्री यानी कौन होगा पता नहीं चलता, जब गोल्ड मेडल आप पा रहे हैं तो आपको बेनकाब होने की जरूरत नहीं है। मैं इससे इनकी बात से सहमत हूं। नीतियां जीतनी चाहिए, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता। और कहीं ना कहीं मुख्य धारा में विकास की राजनीति आ रही, भाई भतीजावाद, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का जातिवादी स्वरूप था, जो भाई भतीजावाद वाला स्वरूप था, जो वहां के मुख्य राजनीतिक डीएनए में मिली हुई चीजें थी, उनमें कहीं परिवर्तन देखा जा रहा है और विकास, समग्र विकास मुख्य धारा की राजनीति में आ रहा है। चलते चलते हम बस यही कहेंगे कि खेत अनमने हो गए, खुदकुश हुआ किसान, खाद बीज के वास्ते कितना ले एहसान। दौर समीक्षा का चला, बैठक की भरमार, बेचारी जनता लखे तेल की धार। सियासी दल मानते हैं कि जनता की याददाश्त कमजोर होती है, लेकिन यह भी सच है कि जनता अपनी भूली बिसरी यादों के सहारे ऐसा जनादेश देती है कि सियासी पंडित और सियासी दल बगले झांकने लगते हैं। खैर, अभी तो सियासत के चौसर पर दांव देखते रहिए, तेल देखते रहिए, तेल की धार देखते रहिए। आमने सामने में बस आज इतना ही। रामकृपाल जी, गोपाल कृष्ण जी और लखनऊ से वकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।